नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए अब हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से की बात। सेना प्रमुख ने कहा, आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता के हत्या मामले में एसआईटी गठित। दरभंगा से टीम जांच के लिए मौके के लिए रवाना। राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हुए शामिल। कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी पार्टी, कहा सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के मंत्री मोदी सरकार। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के घोटालों को लेकर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मैसूरू जमीन घोटाले में मांगा सीएम का इस्तीफा। कहा, कर्नाटक सरकार बन गई है कांग्रेस हाईकमान का एटीएम। लखनऊ में कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, निश्चिंत रहें, खुश होकर घर जाएं। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर खिले लोगों के चेहरे। कहा, योगी हैं तो यकीन है। गौ रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। कहा, गौवंश और दुधारू पशुओं की तस्करी पर रोक लगाने सरकार ने बनाए कड़े नियम। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार और निवेश साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता होगी मजबूत। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा के जंगली इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में सेना के जवान शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन और वर्तमान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बात की। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी स्थिति और जम्मू कश्मीर के डोडा में चल रहे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से अवगत कराया। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा में आतंकी मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा जिले में सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को हर हाल में विफल करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह भी उपस्थित थे। अमित शाह ने बताया कि क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख करने का निर्णय किया गया है। वहीं पंचायत में 5% आरक्षण ग्रुप बी के लिए भी करने की बात कही। आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। और 21 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई 2024 को शुरू होगा और सत्र 12 अगस्त 2024 को समाप्त हो सकता है। और भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों और दलितों के हक के पैसे से चुनाव लड़ा है। कर्नाटक सरकार हाईकमांड का कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया। मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है। इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर। वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जीतन सहनी की हत्या उनके घर पर हुई है। उनका शव शत विक्षिप्त हालत में मिला। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। दरभंगा के एमएसपी ने इसकी पुष्टि की है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। अपने पिता की हत्या पर वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। सभी ने आश्वस्त किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज़ को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है।
और दिल्ली में आज टेलीकॉम मंत्रालय के अंतर्गत एडवाइजरी कमेटी मेंबर्स की मीटिंग हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स से उनकी राय ली गई है और भविष्य में टेलीकॉम सेक्टर को प्रधानमंत्री के विजन के तहत आगे ले जाया जाएगा। These 6 committees are the backbone of the communications sector in India, and by forging these committees, we hope to take the sector forward, realizing Prime Minister's goal of creating not only an Atmanirbhar Bharat but a telecom superpower within India that will hopefully transcend our boundaries in the days to come. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। जयशंकर ने कहा कि भारत प्रगति और समृद्धि के लिए मॉरिशस का लगातार समर्थन करेगा। यहां एक कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विकास परियोजनाओं, शिक्षा और संस्कृति को लेकर चर्चा की। Truly proud to be a partner of Mauritius in your journey towards modernity and progress. At our meeting, we discussed various aspects of our bilateral ties, including the development partnership, defense and maritime cooperation, economic and trade ties, and people-to-people linkages. I reiterated India's consistent and continued support to Mauritius in its quest for progress and prosperity. After all, our ties with Mauritius benefits from 4 Indian priority foreign policy approaches. You are part of our neighborhood first policy. और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ये तय हो गया है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वे झारखंड में जहां भी जाते हैं बालू की तस्करी के बारे में सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कोई भी गलत काम होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मेरा हमेशा से मानना है, लोकसभा चुनाव से ही ये पक्का है कि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा। आप लोग खाली इंतजार करिए, चुनाव होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री झारखंड में शपथ लेगा। देखिए, मैं इतना ही बोलता हूं कि झारखंड में जहां भी जाता हूं खाली बालू का ही कहानी सुनता हूं। ये तो सबको मानना है, इसमें नया बात क्या है? मैंने तो कोई ऐसा बात नहीं बोला हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। पूरा झारखंड में बालू का ही तो स्मगलिंग चल रहा है। मैंने नहीं बोला किसने किया है, लेकिन पूरा तो झारखंड में बालू का ही स्मगलिंग चल रहा है। क्या मैंने गलत बोला हूं? कौन किया है, कैसे किया है, वो मेरा पता नहीं है, लेकिन प्रदेश में अगर कोई गलत काम होता है उसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम का खाते में जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा समारोह मंगलवार को संपन्न हो गया। इसे बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है। इस रस्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं और उन्होंने परंपरा के तौर पर हलवा बांटा। ये समारोह हर साल होने वाली रस्म है जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है। ये समारोह दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में आयोजित किया गया। और अब गौ तस्करी गैर जमानती अपराध माना जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश व दुधारू पशुओं के अनाधिकृत परिवहन तस्करी पर रोक लगाने पर बनाए कड़े नियम। इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने के साथ संपत्ति भी होगी। कुर्क और वध व मांस की बिक्री आदि घटनाओं की रोकथाम तथा संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी।
परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फ्लैक्स लगाने की अनिवार्यता होगी। गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं, उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पंतनगर, खुर्रमनगर और अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे स्थित मकानों पर हो रही कार्यवाही को लेकर आज एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल क्षेत्र में विजिट करें, लोगों से मिलें और उनका भय और भ्रम दूर किया जाए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रभावित परिवारों ने खुशी जताई और कहा, योगी है तो यकीन है, और इसके नारे लगाए। उम्मीद से कहीं अधिक हम लोगों को मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कठिन रूप से ये आश्वस्त किया है कि किसी का एक भी इंच मकान तोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की पीड़ा को समझा, उनकी स्थितियों को समझा और उन्होंने जो पुराना सूचना थी जो 14 जून 2024 को जारी किया है, उसको वापस लेने का कार्य कराया है। उसका ज्ञापन भी सरकार अभी जारी कर रही है। इन बातों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद पंतनगर निवासी की तरफ से दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि असम के कई हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटा है, जिसकी वजह से हालात में काफी सुधार हो रहा है। बाढ़ की चपेट में 5 लाख से ज्यादा लोग, खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। असम के विभिन्न हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर थर्मल कैमरों से कैप्चर की गई तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि कांजीरंगा में पानी का स्तर कम होने के कारण हाथियों को अपने प्राकृतिक आवास में लौटते हुए देखा जा रहा है। बाढ़ की स्थिति में सुधार के मद्देनजर हल्के वाहनों और बसों को गति प्रतिबंधों के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के कांजीरंगा खंड से सामान्य रूप से चलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि बाढ़ की स्थिति में सुधार के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खोवांग में बुर्डी हिंग और नंगलामुरा घाट में दिसांग भी लाल निशान से ऊपर बह रहे हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़, वज्रपात, तूफान से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 100 को पार कर चुका है। कछार, नलबाड़ी, कामरूप, गोलाघाट, मोरीगांव, चिरांग, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपाड़ा, नागांव, करीमगंज, धेमाजी, माजुली, दारंग, शिवसागर, जोरहाट, विश्वनाथ समेत 17 जिलों के 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ की चपेट से जूझ रहे हैं। कछार जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, जहां 1,10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। फिलहाल अभी हमारा जो वाटर है वो डेंजर लेवल से नीचे है, पर जो हमारे 2 वेव्स ऑफ फ्लड आए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ जो विलेजेस अफेक्टेड है वो 79 विलेजेस है आउट ऑफ 152 रेवेन्यू विलेजेस।
जो टोटल पॉपुलेशन अफेक्टेड है दैट इज़ 1,02,821. टोटल क्रॉप एरिया अफेक्टेड इज़ 2738.5 हेक्टेयर. परेशान तो बहुत थे, लेकिन सरकार ने इस बार 2-4 प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा था बाढ़ के लिए. जब बाढ़ आते हैं हम लोग के इधर, विशेष के लोअर असम में हम लोग को साउथ सलमरा और धुबरी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ में बहुत क्षति हुआ है. हाँ, धुबरी में करीब 81,000 लोग और नगांव में 75,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 52 राजस्व सर्किलों के तहत 1342 गांव अभी भी जलमग्न हैं और बाढ़ के पानी में 25,367.61 हेक्टेयर फसल क्षेत्र पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। असम के मुख्यमंत्री ने निरंतर सहयोग के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री को राज्य में बाढ़ की स्थिति से अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ से निपटने और पुनर्वास कार्य को पूरा करने में राज्य सरकार को मदद करने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर बताया कि कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की ECLGS योजना MSME और खुदरा विक्रेताओं के लिए वरदान साबित हुई। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े डेटा इस योजना की प्रभावशीलता को दिखाते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने से छोटे व्यवसायों को कैसे लाभ हुआ है। वित्त मंत्री ने एक योजना से जुड़ी एक रिपोर्ट भी साझा की। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए इस जत्थे में 4,132 तीर्थ यात्री हैं और ये 19वां जत्था है। ये जत्था पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है। वहीं मौसम और रास्ता दोनों साफ हैं। यात्रा के बीते 17 दिनों में अब तक कुल 3,25,091 यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं कल 15,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में 2012 बैच के IAS अधिकारी देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। पट्टों के आवंटन में अनियमितता सामने आने पर अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। IAS देवी शरण उपाध्याय को जुलाई 2022 में सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज में तैनाती दी गई थी। उन पर अलीगढ़ में 35 भूखंडों के पट्टों को मनमाने तरीके से बहाल करने का आरोप है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने IAS अफसर देवी शरण उपाध्याय को निलंबित कर दिया है। उन्हें पिछले दिनों सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया था। अलीगढ़ में जमीनों के पट्टे के मामले में गलत ढंग से आदेश देने के आरोप में मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। IAS देवी शरण उपाध्याय वर्ष 2012 बैच के अफसर हैं। मामले की जांच के लिए एक अलग से उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल हाजिरी के आदेश जारी किए गए थे। शिक्षा संगठन की ओर से लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा था। वहीं सरकार की ओर से डिजिटल हाजिरी को शैक्षणिक गुणवत्ता से जोड़कर पेश किया जा रहा है। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक हुई। इसके बाद इस पर रोक का निर्णय लिया गया। इस विवाद का हल निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। माना जा रहा है कि शिक्षकों की सहमति लेने और सभी पहलुओं पर विचार के बाद अब सरकार के स्तर पर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
और बिहार में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। नीट का पेपर चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में पंकज कुमार और राजू सिंह हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस ट्रंक से पेपर जा रहा था, पंकज कुमार ने उसमें से ही पेपर चोरी किया था। पंकज कुमार की गिरफ्तारी पटना से हुई है। वहीं आरोपी राजू सिंह को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलीगढ़ में जमीनों के पट्टों को मनमानी तरीके से बहाल करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए सीनियर आईएएस अधिकारी देवीशरण उपाध्याय को निलंबित किया। अलीगढ़ के कोल तहसील स्थित मिर्जापुर सिवा गांव में पट्टा की गई जमीन के केस की पैरवी करने वाला ग्राम प्रधान शमा परवीन और उसके परिवार का आरोप है कि उनके गांव की लगभग 700 बीघा बेशकीमती जमीन के पट्टे अलीगढ़ जिले से बाहर के लोगों को किए गए। और प्रधान के परिवार का आरोप है कि पिछली कई सरकारों में इस मामले की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। एडीएस प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि कोल तहसील के मिर्जापुर सिया गांव में वर्ष 1984-85 में लगभग 29 लोगों को पट्टे हुए थे और उन्होंने बताया कि 2022 में वो पट्टे निरस्त कर दिए गए थे। ये बेसिकली हमारे यहाँ जो कोल तहसील में एक मिर्जापुर सिया गांव है, वहाँ पे वर्ष 1984-85 में लगभग 29 लोगों को पट्टे हुए थे और जिससे लगभग 82 हेक्टेयर ज़मीन आच्छादित थी। तो पट्टा कैंसिलेशन का बाद यहाँ पर एडीएम के यहाँ चला था और 2022 में वो पट्टे निरस्त किए गए, कुछ लोगों के बहाल करते हुए, जिसके विरुद्ध जिनके पट्टे निरस्त हुए थे वो लोग बोर्ड में चले गए और निगरानी बाद में जहाँ पर बोर्ड ने जो फाइनल ऑर्डर पास किया है 6 तारीख को, उसमें एडीएम के ऑर्डर को निरस्त कर दिया है और सभी पट्टों को बहाल कर दिया है, जिसके विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ पे रिव्यू पिटीशन डाल दिया है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दी। नमस्कार। भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाने का मिशन शुरू होता है देश में बड़े सुपर मेगा प्रोजेक्ट्स के बनने से। नंबर 5 पर है सागरमाला प्रोजेक्ट। ऐसा माना जाता है कि अगर एशिया को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए अरेबियन सी और इंडियन ओशन को कंट्रोल में लेना बेहद जरूरी है। इंडिया की